तो नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका एक और पॉडकास्ट में। तो आज के पॉडकास्ट में हम आपके सामने लेकर आए हैं एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक और बहुत ज्यादा इमोशनल भी, क्योंकि आज हम बात करने वाले पेरेंटिंग के ऊपर। छोटे बच्चे जब वो इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हर एक माँ बाप का सपना होता है कि उसका बच्चा बड़ा होकर कुछ बड़ा इंसान बने, करियर में कुछ अच्छा करे। बट आज के टाइम में आपने देखा मॉडर्न वर्ल्ड में इतनी सारी जिम्मेदारियां आ गई हैं आपके ऊपर कि आपके पास टाइम ही नहीं है बच्चों के लिए करियर प्लान करना, उनकी स्कूलिंग प्लान करना, उनके एजुकेशन प्लान करना, उनके स्पोर्ट्स प्लान करना। और बीइंग अ न्यूक्लियर फैमिली, लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा कि बच्चों को कैसे टेक केयर करें, कैसे उनको कडल करें, कैसे उनकी प्लानिंग करें, बच्चा क्या कर रहा है अपनी लाइफ में उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, दिमाग से बिल्कुल ऐसे ऊपर जा रहा है। क्योंकि आज के टाइम में क्या हर चीज ना सोशल मीडिया पर बच्चा रील देख रहा है, इधर पेरेंट्स बैठ के रील देख रहे हैं। तो उन्हीं सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए हमने इनवाइट किया है रिया वालिया मैम को हमारे आज पॉडकास्ट शो में। मैम हमें समझाने वाली हैं कि छोटे बच्चों को किस तरीके से आप समझाओ, उनकी किस तरीके से प्लानिंग करो कि वो अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करें, कुछ बड़ा करें। और वो कैसे होगा, आपको इस कंप्लीट वीडियो में उसका पूरा आंसर मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे का करियर बहुत ग्रो करे और आप अपने बच्चे को एक नई ऊंचाइयों पे देखना चाहते हो, तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में इतना कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है कि आपने बिल्कुल जज ही नहीं किया होगा। ये पॉडकास्ट और पॉडकास्ट से बहुत ज्यादा अलग है, क्योंकि इसके लास्ट में हम लोग आपको कुछ ऐसे टिप्स देने वाले हैं जो आपके दिमाग को बिल्कुल हिला के रख देंगे। तो प्लीज वीडियो को मिस मत करिए, और आप बिल्कुल सही जगह पर हैं तो प्लीज फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और हम स्वागत करते हैं मिसेस रिया वालिया का। हाउ आर यू मैम? नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू सो मच। आई एम गुड। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। तो मैम सीधे आप प्लीज थोड़ा सा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देंगे हमारी ऑडियंस को, सो दैट कि वो आपसे कनेक्ट कर पाए कि आप अभी एज इफ नाउ क्या क्या लोगों को समझा रहे हैं और किस तरीके से काम कर रहे हैं। जी, मेरा नाम रिया वालिया है। मैं 2 बच्चों की मदर हूँ। साथ में मैं एक फ्रेंच ट्यूटर भी हूँ और चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी हूँ। तो आज मैं इसमें बताने वाली हूँ कि हम कैसे बच्चों के स्क्रीन टाइम को रोककर बच्चों के साथ कैसे ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, बच्चों का मेंटल स्ट्रेस कैसे कम कर सकते हैं, और हम ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं कि बच्चे को हमें आगे किस चीज़ में ले जाना है, बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज़ में है। तो रिया मैम, सबसे पहले हम बात करते हैं छोटे बच्चों की। तो उनकी नर्चरिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम ऐसा करते हैं, हम ना इस पॉडकास्ट में अपने व्यूअर्स की आसानी के लिए हम ना एज वाइज चलते हैं कि 0 to 3 को कैसे नर्चर करना है, 3 to 6 में क्या स्टेप्स लेने हैं, 6 to 9 में आपको क्या डिसीजन लेने हैं। ठीक है, तो आज हम 3 एज ग्रुप को कवर करते हैं, सो दैट कि व्यूअर्स को एकदम एग्जैक्ट क्लियर हो जाए कि लोग 0 to 3 में क्या करना है, आपको कैसे अपने बच्चों की नर्चरिंग करनी है, कैसे उनको दूध पिलाना है, कैसे उनके प्री स्कूलिंग डिसाइड करनी है, कब उनको प्ले स्कूल में भेजना है, किस टाइप के प्ले स्कूल में भेजना है, वहाँ पर आपको क्या देखना है कि वहाँ के टीचर्स कैसे हैं, वहाँ के फाउंडर कैसे हैं, वहाँ की जो नैनी कैसी हैं एंड ऑल। उसके बाद हम अगले एज ग्रुप की बात करते हैं, फिर अगले एज ग्रुप की बात करते हैं, सो दैट कि व्यूअर्स को भी एकदम आसान हो जाए और हम कुछ किसी को डिस्टर्ब भी ना करें कि अगर उनको लग रहा है कि आपका बच्चा अभी 3 to 6 का है तो आप थोड़ी वीडियो को आगे बढ़ा लो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आपको लग रहा है कि नहीं 0 to 3 वाला भी है, 3 to 6 का भी देखना और 6 to 9 का भी देखना, तो आप कंप्लीट वीडियो देखो, बहुत आसान होने वाला है। तो रिया मैम 0 to 3 में बताइए कि हम किस तरीके से अपने बच्चे की पालन पोषण करें सो दैट कि
वो बच्चा 3 to 6 में बहुत अच्छा काम करे? मुझे लगता है सबसे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है पेरेंट्स को आज की डेट में खुद से बच्चे को टाइम देना। अच्छा। एक फिजिकल टच देना, आई कांटेक्ट देना, बच्चे के साथ एक्टिविटीज करना। आप आजकल क्या लोग नैनीज के ऊपर डिपेंड करते हैं। उनके पास बच्चा है, उनको लगता है कि हम तो वर्किंग है, हमें टाइम देने की जरूरत नहीं, बच्चा अभी बहुत छोटा है, अभी तो कुछ नहीं समझ रहा वो। तो वो नैनीज रख लेते हैं जी। पूरा दिन बच्चा नैनी के साथ रह रहा है, उसको पता ही नहीं है कि मैं किसके साथ अटैच होना है, मुझे क्या सीखना है। क्योंकि नैनीज सिर्फ उतना ही करती हैं, उन्हें दूध पिलाना है, बच्चे को सुलाना है, खिलाना पिलाना, टाइम देना है, बस। पर मुझे लगता है कि पेरेंट्स अगर खुद से टाइम देंगे जी, तो बच्चे की स्किल्स जल्दी डेवलप होती हैं, चाहे वो सोशल स्किल्स हों, चाहे वो मोटर स्किल्स हों। तो बच्चे को खुद से टाइम देना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे के साथ बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे को एक्टिविटीज़ करवाइए जी, बच्चे को अलग अलग कलर्स दिखाइए, ठीक है। और कुछ भी अगर आप कोई गेम खेल सकते हैं, बच्चे के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। अच्छा, आज के टाइम में आपने देखा होगा छोटे बच्चे के खाना नहीं खाते, दूध नहीं पीते, तो पेरेंट्स क्या करते हैं, उनके फ़ोन ऐसे उनको पकड़ा देंगे और वो फ़ोन देख रहा है ऐसे बैठ के, और उनके मुंह में बॉटल लगा दी और बच्चा दूध पी रहा है। तो क्या ये प्रैक्टिस सही है? ये प्रैक्टिस बिल्कुल गलत है, क्योंकि अगर वो शुरू से ही फ़ोन देखने की आदत पड़ जाएगी तो बाद में उनकी लाइफ, पेरेंट्स की लाइफ तो ईजी हो जाएगी, लेकिन बच्चे के लिए आगे आगे बहुत मुश्किल हो जाएगा। जितना टाइम आप उस फ़ोन को पकड़ने में लगा रहे हैं, अगर उतनी देर में आप बच्चे के साथ बात करिए, खेलते खेलते आप उसे खिलाएंगे, तो मुझे लगता है कि बच्चा खाएगा भी और समझेगा भी और इन्जॉय भी करेगा उस मील को, और बच्चे के शरीर पर भी लगेगा वो खाना। तो मुझे लगता है स्क्रीन की जगह हमारे लिए ज़रूरी है कि हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करें, खेलें कूदें। बच्चे का माइंड डाइवर्ट स्क्रीन देखकर भी हो रहा है और खेल कर भी हो रहा है, तो इसकी जगह आप खेल कर उसको खाना खिलाएंगे तो बच्चे के लिए ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, आज छोटे बच्चे क्या है, बचपन में ही आपने देखा होगा मिट्टी खाने लगते हैं, चौक खाने लगते हैं, पेंट खाने लगते हैं, तो लोग कहते हैं कि इसको कैल्शियम की कमी है। तो ये क्या एक मिथ है, या बच्चों को ऐसा करना हेल्दी रहता है, अनहेल्दी रहता है, हाइजीनिक रहता है, नहीं रहता है? आपके इस बारे में क्या? ये मिथ तो नहीं है, मैं कहूँगी बच्चे के लिए ऑब्वियसली कैल्शियम का सोर्स बहुत ज़रूरी है, लेकिन हम लोग शुरू से ही बच्चे को बच्चा जब पैदा होता है, बच्चे का कैल्शियम तभी से बनना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम डे 1 से ही ध्यान रखेंगे कि हम उसे कैल्शियम का पूरा सोर्स दे रहे हैं, तो आपका बच्चा मिट्टी नहीं खाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है कि आप उसको कैल्शियम की ड्रॉप्स, आपके पीडियाट्रिक ने जो भी कैल्शियम की ड्रॉप्स दिए हैं, आप वो उसको टाइम पे दीजिए। 6 महीने से जब आप बच्चे के सॉलिड स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आप उसकी मील में एक टाइम उसको कैल्शियम ज़रूर दे रहे हैं। अगर आप उसको कैल्शियम टाइमली देंगे तो बच्चा आपका कभी मिट्टी नहीं खाएगा। मदर फीडिंग ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या फिर आप आउटसोर्स जो दूध देते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? ऑब्वियसली मदर फीड तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसका कोई भी सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन कुछ वर्किंग मदर्स हैं जिन्हें लगता है कि वो नहीं पिला सकती हैं, तो पहले तो मैं ये सजेस्ट करूंगी, आजकल ब्रेस्ट पंप आ गए हैं, आप स्टोर करके रखिए। आप मिल्क स्टोर करके रख रही हैं और अपना डायरेक्ट मिल्क बच्चे को दे रहे हैं, तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन किसी केसेस में कभी कभी ऐसा होता है कि मिल्क नहीं आ रहा है, तब उस केस में मैं सजेस्ट करूंगी कि आप फॉर्मूला दीजिए, लेकिन किसी भी एनिमल मिल्क पर नहीं जाइए 1 साल तक। आप फॉर्मूला दीजिए, जो अपने पीडियाट्रिक से पहले कंसल्ट कीजिए और उसके बाद उसको फॉर्मूला दीजिए, बट थैली वाला दूध, गाय का दूध या प्योर दूध बिल्कुल मैं सजेस्ट नहीं करूंगी 1 साल तक। वो हमें नहीं देना चाहिए। छोटे बच्चों के सामने बहुत ज़्यादा चिल्लाना और बहुत ज़्यादा गुस्सा करना क्या उनकी माइंडसेट पर या उनकी मेंटल हेल्थ पर इम्पैक्ट करता है? ऑफ कोर्स इम्पैक्ट करता है। छोटे बच्चे का जब से पैदा हुआ और 5 साल तक बच्चा एक ब्लैक बोर्ड है जी। आप उस पर जो लिख रहे हैं वो लिख रहा है उस पर। हाँ जी। आप उसके सामने जैसा अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, बच्चा भी वही सीख रहा है। आज मैं अपने बच्चे से अगर तेज़ आवाज़ में बात करूंगी तो वो भी लोगों से वही सीख रहा है, वो भी लोगों से वैसे ही बात करेगा। लेकिन अगर मैं आज अपने बच्चे से अच्छे से बात कर रही हूँ, प्यार से बात कर रही हूँ, उसके साथ खेल रही हूँ, कूद रही हूँ, एक हैप्पी नेचर रख रही हूँ, तो बच्चे में भी वही आ रहा है। तो आप बिल्कुल डिनाई करते हो इस बात से, जो लोग पेरेंट्स पहले कहते थे कि तो लातों का भूत बातों से नहीं मानेगा, तो मैं बिल्कुल डिनाई करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। मेरे ख्याल से पेरेंट्स बच्चे का आईना है। आप बच्चे को जैसा सिखा रहे हैं, जैसा दिखा रहे हैं, बच्चा भी वही सीख रहा है। आप बच्चे से हैप्पी होकर बात कीजिए, बच्चे को टाइम दीजिए, बच्चे के साथ खेलिए कूदिए, बच्चे का नेचर भी वही जाएगा। क्यों वो बिना बात के गुस्सा करेगा? जो चीज़ उसने कभी देखी ही नहीं, उसे कैसे आएगा? ओके, तो किस टाइम पे हम माने कि बच्चे को हम लोग क्रैच में छोड़ें या प्री स्कूल में उसकी स्कूलिंग स्टार्ट कर दें? कितने मंथ्स का होना चाहिए बच्चा? देखिए, मंथ्स तो मैं नहीं कहूँगी, क्योंकि हर बच्चा अपने टाइम के साथ सीखता है, लेकिन आप बच्चे की एक्टिविटीज से
जज कर सकते हैं कि उसको प्ले स्कूल में कब डालना है। Okay. अगर आप मुझसे बात करें, मैंने अपनी बेटी को 18 महीने के स्कूल डाल दिया था, क्योंकि उसने वो एक्टिविटीज़ बहुत जल्दी करना स्टार्ट कर दिया था। उसने चलना जल्दी शुरू कर दिया था, उसने कलर्स को पकड़ना जल्दी शुरू कर दिया था, उसने बोलना जल्दी शुरू कर दिया था। तो मैंने अपने बच्चे को 18 महीने में डाल दिया था। लेकिन मुझे लगता है 2 साल 2.5 साल एक परफेक्ट एज होती है बच्चे को प्ले स्कूल में डालने के लिए, क्योंकि आप सब कुछ घर में नहीं सिखा सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी। जब बच्चा बाहर जा रहा है, सोशली वो इंटरेक्ट कर रहा है लोगों से, अलग अलग चीज़ें देख रहा है, तो बच्चा जल्दी सीखता है। तो स्कूलिंग में हमें क्या देखना चाहिए? जैसे प्री स्कूल में हम डाल रहे हैं कि हमें बस ये चेक करना है कि वहाँ की फीस ज़्यादा या कम है, या इंटरनली हमें कुछ वहाँ पे ध्यान देना है? ऑब्वियसली आपको फीस तो मैटर ही नहीं करता। देखिए, फीस तो हर किसी की अपनी पॉकेट है, वो हाँ अपने हिसाब से स्कूल में डालेगा। लेकिन आपको सबसे पहले देखना है कि किस स्कूल में कैसी एक्टिविटीज़ करवा रहे हैं। ओके। लोगों स्कूल में ओपन एरिया कितना है, बच्चे को नेचर से कितना कनेक्ट करवा रहे हैं, बच्चे को चीज़ें करना कितना सिखा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सिर्फ वो किताबी पेन पकड़ के चलाना नहीं सिखा रहे हैं। अगर वो उनके साथ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, खेल रहे हैं, ओपन एरिया में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, ऐसे स्कूल में आपको डालना चाहिए। नेचर की क्या इंपॉर्टेंस है एक छोटे बच्चे की लाइफ में? नेचर की इंपॉर्टेंस ये है कि नेचर से ही बच्चा सब कुछ सीख रहा है। नेचर में हर कलर है, बच्चा कलर सीख रहा है, ग्रीनरी सीख रहा है। अच्छा। नेचर से कनेक्ट कर पा रहा है, इसीलिए नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर के बारे में नहीं पता तो बच्चा सिर्फ आर्टिफिशियल चीज़ें ही सीखेगा ना। आजकल बच्चे आर्टिफिशियल चीजें आर्टिफिशियल ही हो रहे हैं। हाँ जी। बच्चे को लेके फिजिकल एक्टिविटीज तो लोग भूल ही गए हैं ना, क्योंकि पेरेंट्स के पास खुद के पास टाइम नहीं है। सुपर क्ले ये बच्चों की लाइफ में आ चुके हैं। एग्जैक्टली, क्ले लेकिन के ऊपर भी सुपर क्ले आ गए। सुपर क्ले आ गया। लेकिन अगर आप बच्चे को नेचर वॉक कराएंगे, बच्चा सन जल्दी सीखेगा, डे नाइट जल्दी सीखेगा, हाँ जी, एनिमल्स देखेगा, बर्ड्स देखेगा, तो वो नेचर से भी तो कनेक्ट करेगा ना, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। तो जैसे आपने बताया, तो मतलब स्कूलिंग में हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि जो टीचर्स हैं या जो भी स्कूल में ध्यान देते हैं बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो नेचर से कितना कनेक्ट करा रहे हैं उनको। नेचर का मतलब ऐसा नहीं कि वो जंगल में ले जा रहे हैं उनको। ऑब्वियसली ऐसा बिल्कुल नहीं है, पर मैन मेड चीजों के अलावा बाकी जो चीजें हैं उनको कैसे यूज कर रहे हैं, कैसे और कैसे उनको फीडिंग करना सिखा रहे हैं कि आपको कैसे खाना है, क्या क्या खाना है, क्या क्या नहीं खाना है। जी जी। अच्छा, छोटे बच्चे को क्या फास्ट फूड खाना ज्यादा कैसे हेल्दी रहेगा, अनहेल्दी रहेगा, और कितना फास्ट फूड आप सजेस्ट करेंगे कि आप इतना ही खिलाइए, इससे ज्यादा आप प्लीज प्रैक्टिस मत करिए? देखिए, फास्ट फूड ऑब्वियसली कोई भी सजेस्ट नहीं करता बच्चे को, और जितना टाइम तक आप अवॉइड कर सकते हैं, मैं तो यही सजेस्ट करूंगी कि आप फास्ट फूड मत दीजिए, क्योंकि एक टाइम के नहीं, मेरा बच्चा फास्ट फूड कभी कभी वो खा लेती है, लेकिन बहुत शौकीन नहीं है वो, क्योंकि उसको पता है कि महीने में मुझे एक ही बार फास्ट फूड मिलने वाला है। अपने बच्चों को मैं मोमोज खिलाऊं या बर्गर खिलाऊं? बर्गर अगर आप घर में बना के खिला सकते। और अगर मैं बर्गर खिलाऊं या चाउमीन खिलाऊं? चाउमीन भी अगर आप घर में बना के। चाउमीन खिलाऊं या गोलगप्पे खिलाऊं? तो फिर मैं सजेस्ट करूंगी कि चाउमीन ही खिलाइए, गोलगप्पे बहुत स्पाइसी हो जाएंगे। ये आपने कॉम्बिनेशन देख लिया कि ज्यादा जो बेटर है वो घर में चाउमीन खिला सकते हैं, बर्गर खिला सकते हैं, लेकिन घर में बना हुआ। घर में बना हुआ, क्योंकि वो आपके सामने बना है, आपको पता है आपने कैसा ऑयल यूज़ किया है, क्या मटेरियल यूज़ किया है, आप उसमें अच्छी वेजीज डाल सकते हैं, उसको जितना हेल्दी बना सके उतना। बहुत अच्छे से आपने समझाया इस टॉपिक के बारे में। तो हम अब मूव फॉरवर्ड करते हैं 3 to 6 में, है ना, जब बच्चे की प्री स्कूलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो क्या क्या जो डिसीजन है जो हमें अपने माइंड में रखने चाहिए कि वो डिसीजन आपको लेने पड़ेंगे, अपने बच्चे को कितना टाइम देना है, और क्या क्या चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है? देखिए, 3 से 6 में मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है स्क्रीन टाइम की बात। हाँ जी। इस एज के बच्चों को ज़्यादातर पेरेंट्स, मैं आप कहूँगी ऑलमोस्ट हर पेरेंट, स्क्रीन टाइम से नहीं रोक सकते। ओके। तो सबसे पहले आपको उसका एक टाइम टेबल बनाना है। ठीक है। आपको कोशिश करनी है 3 से 6 साल के बच्चे को दिन में 1 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन टाइम नहीं देना। 1 घंटे से ज़्यादा नहीं देना। और वो स्क्रीन टाइम भी कोशिश कीजिए कि वो एजुकेशनल वीडियोज़ हों या कुछ गेम्स जो कि सीखने लायक हों, इंस्टेड ऑफ वो शॉर्ट्स दे दिए। जब बच्चा शॉर्ट्स देखता है, वो जल्दी जल्दी स्क्रॉल करता है, तो उसका माइंड भी वो उतना रैपिड स्पीड से ही चलता है। जिसकी वजह से वो उसने एकदम से शॉर्ट्स में वीडियो आई, कोई इमोशनल वीडियो देखी, एकदम से आया कोई हैप्पी हो गया, तो बच्चा इमोशंस सीखते सीखते कंफ्यूज हो जाता है। इसीलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब आप बच्चे को स्क्रीन दे रहे हैं तो उसको वो एजुकेशनल वीडियोज़, कुछ लर्निंग मूवीज़ या कुछ अच्छी चीज़ें ही दिखाइए। ओके। वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डन। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो स्क्रीन टाइमिंग हमें रखना है। हाँ। और प्ले टाइम कितना रखना है? प्ले टाइम आप जितना ज़्यादा रख सकें, ऑब्वियसली, क्योंकि बच्चा इस एज में बच्चा खेलते खेलते ही सीखता है। स्टडी टाइम कितना रखें?
बच्चे इस छोटी एज में बच्चे को आप बहुत ज़्यादा स्टडी टाइम नहीं रख सकते। एक बार में बच्चा 15 से 20 मिनट ही बैठता है, उसके बाद उसका माइंड डिस्ट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके। तो आप उसको गैप दीजिए, बट मैं ये कहूँ, बल्कि मैं तो ये कहूँगी कि उसको स्टडी टाइम मत कहिए, आप कोशिश कीजिए उसका जो प्ले टाइम है उसी टाइम पे बच्चा कुछ सीखे। अच्छा। आप उसके साथ टॉयज ला रहे हैं, आप उस टॉयज को, कलरफुल टॉयज को रखेंगे तो आप उसको कलर सिखा सकते हैं। बेटा ये येलो कार है, चलो आज हम येलो कार से प्ले करते हैं, चलो आज हम रेड वाली कार को लेकर आते हैं। इससे क्या होगा, बच्चा खेलेगा, एंजॉय भी करेगा और वो कलर्स भी सीख जाएगा। आजकल क्या होता है, पेरेंट्स जो जैसे स्कूल में टीचर हैं, लेकिन वहाँ तो एक रूल है कि आप मार नहीं सकते, पीट नहीं सकते बच्चे के साथ, कभी भी आप हार्मफुल कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते क्योंकि लॉज आ चुके हैं। लेकिन पेरेंट्स क्या करते हैं, ट्यूशन लगा देते हैं बच्चे का। अब ट्यूटर ऐसा ढूंढते हैं कि आप पीटते हो, हाँ तो भाई ठीक है, और एकदम खुल के बोल देते हैं कि हम तो कुछ नहीं कहेंगे, आप मारो, ये पिटेगा तभी समझेगा, तभी सुधरेगा। और वो भी 5-6 साल के बच्चों के साथ। क्या ये सही है? ये बिल्कुल सही नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि अगर बच्चे को आप जबरदस्ती कोई चीज करा रहे हैं जी, तो वो एनी विच वेज आगे जाकर उस चीज में उसका इंटरेस्ट नहीं गेन होने वाला। जबरदस्ती तो हम किसी से भी कुछ नहीं कर सकते, तो बच्चे को तो आप गलत राह पे ले जा रहे हैं ना। आप उस पर फोर्सफुली कोई डिसीजन डाल रहे हैं कि बेटा तुझे ये करना ही है, उसका इंटरेस्ट ही नहीं है तो वो गेन कैसे करेगा उस चीज को, इंटरेस्ट को। हाँ जी, हाँ जी। तो मारने पीटने से कोई फायदा नहीं है जब तक बच्चे का खुद का इंटरेस्ट डेवलप नहीं हो। आप कुछ ऐसा कीजिए कि बच्चे का उस चीज में इंटरेस्ट गेन हो, उसको थोड़ा सा एंजॉयमेंट के साथ करवाइए। पीटने से बच्चा आज कर लेगा लेकिन वो कल भूल जाएगा। अच्छा, आजकल क्या है, लोग क्या करते हैं इसी एज में ना गुड टच बैड टच सिखाना शुरू कर देते हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे टाइम पर नहीं था कि गुड टच बैड टच क्या होता है। हमारे पेरेंट्स ने नहीं सिखाया कि बेटा ये बैड टच है, कोई टच करे तो हमें बताना। तो ये क्या सिखाना सही है? बिल्कुल सही है। आप बचपन से ही बच्चे को बताएंगे गुड टच और बैड टच के बारे में तो उसको पता है कि मुझे किसके साथ कैसे रिएक्ट करना है, कोई मेरे साथ कैसा बिहेव कर रहा है, वो सही है या गलत है, वो जज कर सकता है, उसको जजमेंट आ रही है। ओके। तो वो बहुत सही है मुझे लगता है। तो मतलब तो ये सिर्फ क्या बॉयज गर्ल्स को ही सिखा सकते हैं या बॉयज को भी? नहीं, ये दोनों के लिए ज़रूरी है। आज के टाइम पर मैं कहूँगी कोई भी सेफ नहीं है अगर आप बच्चे को अच्छी चीज़ें नहीं सिखा रहे हैं तो। ठीक है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, अच्छी चीज़ें दोनों के लिए ही ज़रूरी हैं, तो दोनों को ही सिखाना चाहिए। दैट्स ट्रू। तो उसी टाइम से लोग क्या करते हैं, अपने बच्चे की करियर प्लानिंग शुरू कर देते हैं कि मेरा बच्चा तो लॉयर बनेगा, तो मुझे इस तरीके से इसकी एजुकेशन प्लान करनी है कि लॉयर ही बने। मतलब बच्चा 6 साल का है और पेरेंट्स प्लान कर रहे हैं लॉयर बनाने का जी। तो क्या पेरेंट्स को ये प्लान करना चाहिए कि उसका बच्चा क्या बनेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कि ये तो फिर आप अपनी चॉइसेस आप उस पर थोप रहे हैं। अगर मैं आज अपनी बेटी को बोलूंगी बेटा आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन उसका इंटरेस्ट ही पढ़ाई में नहीं है, स्पोर्ट्स में है, हाँ जी। तो आगे जाकर वो क्या होगा, एक टाइम के बाद उस पर पढ़ाई का प्रेशर हो जाएगा और वो चीज़ वो कर ही नहीं पाएगी। उसके बाद वो पढ़ाई भी नहीं कर पाएगी और जिस चीज़ का उसको इंटरेस्ट है वो उसमें भी आगे नहीं जा पाएगी। तो मुझे लगता है कि हमें बच्चे की एक्टिविटीज से डिसाइड करना चाहिए कि बच्चा किस में जाना चाहता है। आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने बच्चों के फ्रेंड सर्कल को कंट्रोल करते हैं। उसके साथ बैठ, उसके साथ मत बैठ जियो, दिख मत जाइए उसके साथ जी, वरना मैंने तेरा मुंह तोड़ देना है जी। पेरेंट डायरेक्टली, अगर तू दिखा मुझे उसके साथ तो मैं देख फिर तेरे साथ क्या करते हूँ जी। तो क्या ये सही है करना? मुझे लगता है ये बिल्कुल सही, मैं 100% नहीं कहूँगी कि सही नहीं है। ऑब्वियसली पेरेंट्स कभी कभी बिना बच्चे सामने वाले बच्चे को जाने बोल देते हैं कि तुझे उसके साथ नहीं रहना, लेकिन इंस्टेड आप मना करने के बजाय बच्चे को जब रीजंस दोगे कि बेटा आपको उस बच्चे के साथ नहीं रहना क्योंकि उसके अंदर कुछ ये चीज़ें हैं, आप इस वजह से इसके साथ ना रह के इसके साथ ज़्यादा रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि हम किसी की फ्रेंडशिप को या किसी को भी जज नहीं कर सकते हैं टिल द टाइम हम उसे वैलिड रीज़न नहीं देंगे तो वो क्यों छेड़ेगा उस चीज़ को। एग्जैक्टली वैलिड रीज़न होगा तो बच्चा समझेगा और मे बी उस चीज़ को इम्प्लीमेंट भी करेगा। अच्छा, आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि बच्चे छोटी उम्र में अपने माँ बाप को अपना दुश्मन मानने लगते हैं जी। कि दे ऑल आर माई एनिमी एंड जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं वही मेरे फ्रेंड्स हैं, वही मेरे दोस्त हैं, वही मेरे सबसे वेल विशर हैं। तो पेरेंट्स ऐसा क्या डिसीजन लें कि वो अपने बच्चों को एनिमी ना बने, वो भी उस वेल विशर्स की लिस्ट में आ जाएं? तो सबसे पहले वो बच्चों के फ्रेंड बने। ओके। दूसरों बच्चों से के सबसे पहले फ्रेंड पेरेंट्स होने चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि आप जब तक अपने बच्चे के फ्रेंड नहीं बनोगे, वो आपके साथ कंफर्टेबल नहीं होगा, आप उसको टाइम ही नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली वो बाहर जाके दोस्त बनाएगा। लेकिन अगर आप उसके साथ आज हंस के बात कर रहे हो, उसके साथ उसके लेवल पे बात कर रहे हो, उसकी एज ग्रुप का बन के बात कर रहे हो, उसके साथ खेल रहे कूद रहे हो, तो वो आपको बिल्कुल एनिमी समझेगा ही नहीं। उसको पता है ये मेरा पहला दोस्त है,
मुझे इसके साथ पहले शेयर करना है, बाहर बाद में जाना है। तो सब इसको इग्नोर करने के लिए सबसे पहले आपको बच्चे का दोस्त बनना पड़ेगा। आजकल क्या होता है सोसाइटीज़ में जहाँ हम लोग रह रहे हैं कि बच्चा नीचे खेलने गया जी, उसकी किसी से छोटी मोटी लड़ाई हो गई, उसने आके अपनी मम्मी को बताया मम्मी उसने मुझे मारा। उसकी मम्मी किसने मारा, चल उसके घर पे। जी, और मम्मी तुरंत उसका हाथ पकड़ती है और लड़ने पहुंच जाती हैं क्योंकि उनको टॉपिक चाहिए, गॉसिप जी, चाहिए, जी, सोसाइटी के ग्रुप में रहना है। तो एग्जैक्टली, ऑब्वियस हाँ, है वो बिल्कुल, अटेंशन सीकर है जी, कि मैं कुछ तो ऐसा करूं जो लोग मेरी चर्चा करें, जी, चर्चा जी, में बने रहना है। बने सेलिब्रिटी लोगों की बिल्कुल, आदत यही है। हाँ। तो क्या ये करना सही होता है? नहीं, मुझे लगता है ये बिल्कुल सही नहीं है। आप जैसा रिएक्ट कर रहे हैं, आपका बच्चा भी बाद में वही करने वाला है लोगों के साथ। तो उस टाइम पे बच्चे को कैसे समझाएं? आपको समझाना चाहिए कोई बात नहीं बेटा, ये हुआ, हम उससे इस बारे में बात करेंगे। उससे बैठकर बात करनी चाहिए कि हुआ क्या था, पहले आप समझिए। जरूरी नहीं है कि किसी ने मारा तो इसका मतलब आपके बच्चे ने कुछ किया ही नहीं होगा। हाँ जी। हो सकता है कहीं ना कहीं कुछ आर्ग्यूमेंट हुई हो, हाँ, हो सकता है आपके बच्चे की भी गलती हो। जी। तो सबसे पहले आप समझिए कि क्या हुआ था, उसके बाद आप उसके साथ जाइए, उस बच्चे से या उसके बच्चे के पेरेंट्स से डिस्कस कीजिए कि ऐसा हुआ था और कोशिश कीजिए कि अगली बार वो ना हो, इंस्टेड ऑफ कि आप जा रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं और एक टॉपिक क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा, पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे बच्चे 5-6 साल के हैं, 7 साल के हैं, तो कोई भी गेस्ट आया तो उन्होंने सबसे पहले अपने बच्चे को बोला टीटू यहाँ आओ, अंकल के पैर छुओ, चलो पोयम सुनाओ। एग्जैक्टली, कौन सी पोयम याद करी अभी? वो करी थी, सुनाओ चलो जल्दी से। और बच्चा खड़ा है, पोयम सुना रहा है, अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है दैट ही इज लाइक अ आर्टिस्ट। आर्टिस्ट, कि उनका बच्चा, तो क्या ये प्रैक्टिस करना सही होता था? बिल्कुल नहीं सही होता था। आपका बच्चा कोई शोकेस थोड़ी है। आप जा रहे हैं, ठीक है बच्चा शो करो, नहीं है उसका मन, वो नहीं कंफर्टेबल है। आपको बच्चे को सबसे पहले कंफर्टेबल करना है सामने वाले का। अगर वो कंफर्टेबल होगा तो वो खुद से बता देगा ना उसको क्या आता है। तो रिया मैम, हम छोटे बच्चों की बात कर ही रहे हैं, 3 to 6 वालों की, तो मुझे आप ये बताइए कि स्टार्टिंग में बच्चों की पढ़ाई में मन लगे फ्रॉम वेरी स्टार्टिंग, तो किस टाइप से हम उनके एजुकेशन पर ध्यान दें, किस टाइप की बुक्स उनको हम लोग इंट्रोड्यूस कराएं और कैसे हम उनको राइम्स इंट्रोड्यूस कराएं कि उनको एजुकेशन को लेके ज़्यादा अट्रैक्शन हो? अगर आप बुक्स रीडिंग की बात करें तो अगर आप बच्चे को, जब बच्चा 6 महीने का है, आप तब से ही उनके लिए बुक्स रीड करना स्टार्ट कीजिए। ओके। अगर आपके अंदर वो हैबिट है तो आपके बच्चे के अंदर डेफिनेटली वो हैबिट आएगी। डन। आप 6 महीने से बच्चों के लिए स्टोरी रीडिंग कीजिए। आप अपना एक टारगेट बना लीजिए कि आपको रोज रात को नाइट में बच्चे को एक स्टोरी रीडिंग करके ही सुलाना है। अगर बच्चा बचपन से ही देख रहा है कि मेरे पेरेंट्स बुक रीड कर रहे हैं, वो रोज एक स्टोरी सुन रहा है, आप उसके सामने बुक पढ़ रहे हैं, बच्चे का ऑटोमेटिकली पढ़ाई में इंटरेस्ट जाएगा और उसको बुक्स पढ़ने का भी शौक हो जाएगा। और स्पोर्ट्स की अगर हम बात करें वाइस वर्सा, कि बच्चे को खेल कूद में हम कौन से खेल ऐसे हैं जो उनको इंट्रोड्यूस कराएं सो दैट कि बच्चा फिजिकली भी फिट रहे, मेंटली भी फिट रहे और एक्टिव भी रहे? मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी है योगा। योगा आप बचपन से ही अपने बच्चे को योगा कराइए, आपका बच्चा फिट एंड फाइन जाएगा। ऑब्वियसली आप नहीं डिसाइड कर सकते, लेकिन जब आप बच्चों को अलग अलग स्पोर्ट्स में डालेंगे और उसके बाद जब आप घर आके आपका बच्चा बताएगा कि मैंने ये वाला बहुत अच्छे से किया, आप धीरे धीरे जानना शुरू करेंगे कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किस स्पोर्ट्स में है। ओके। और योगा तो मेंटल भी फिट रखेगा आपके बच्चे को और हेल्दी भी। हमारे टाइम में क्या होता था कि हम खेलने जाते थे, क्रिकेट खेलने जाते थे, तो माँ बाप कहते कितनी देर खेल कर आया है, कब पढ़ेगा तू, कब तेरा पढ़ने में मन लगेगा, हर समय खेलने में तेरा मन रहता है। तो क्या ज़्यादा खेलना हमारी एजुकेशन के लिए, करियर के लिए गलत है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हर किसी का इंटरेस्ट अपने लिए है। जिसको पढ़ने में मन है वो 1 घंटा पढ़ने के बाद भी उस चीज़ को कवर अप कर लेगा, लेकिन एटलीस्ट वो फिजिकल एक्टिविटीज भी कर रहा है, जो सबसे ज़रूरी है। वो स्क्रीन पे टाइम नहीं देते थे, आज के बच्चे फिजिकल एक्टिविटीज पे कम, स्क्रीन टाइम पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। हाँ, ट्रू। तो वो एनी विच वेज वैसे भी पढ़ाई पे जितना उसको फोकस करना है वो उतना ही करेंगे। ट्रू ट्रू ट्रू। अच्छा, कंपैरिजन ऑफ किड्स, जैसे मेरा बेटा है और एक और दूसरा उनका पड़ोसी का बेटा है, तो जो हम एक कंपैरिजन स्टेटस बना लेते हैं कि वो तो इतने मार्क्स लाता है, वो तो इस स्कूल में है, वो उसने तो ओलंपियाड क्रैश कर दिया अभी, उसकी तो फर्स्ट रैंक आई है, वो तो आईआईटी के लिए प्रिपेयर की तैयारी कर रहा है, आप तो अभी भी कुछ नहीं कर पा रहे हो, आप कब करोगे, कब हमारा नाम रोशन करोगे? तो ये कंपैरिजन करना ठीक है? बिल्कुल गलत है। हर बच्चा अलग है। कोई, अगर मैं छोटे बच्चों की भी बात करूं, कोई बच्चा जल्दी बोलता है, कोई बच्चा लेट बोलता है, कोई जल्दी चलना सीखता है, कोई लेट चलना सीखता है। तो आप ये चीज़ कंपेयर करके आप अपने बच्चे के दिमाग में डाल रहे हो कि तुझे कुछ नहीं आता, तू नहीं कर सकता।
जो अब वो करना भी चाहेगा तो वो उसके दिमाग में ऑलरेडी है ये मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मम्मा ने बोल दिया कि वो कर रहा है मैं नहीं कर सकता जी। इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन आप बच्चे को प्रेज करो कि कोई बात नहीं बेटा, ये अभी नहीं हो पाया, हम दोबारा कोशिश करते हैं। आप बच्चे को हेल्प करो तो मुझे लगता है कि बच्चा ज़्यादा आगे जाएगा इंस्टेड ऑफ कंपैरिजन। माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों के सामने शर्त रख देते हैं, तू टॉप कर दे आईफोन दिला देंगे, तू फर्स्ट ले आप गेमिंग पीसी दिला देंगे, बिल्कुल, तू टॉप कर दे तेरे लिए हम आईपैड मंगा देंगे, तू टॉप कर दे हम तुझे इंटरनेशनल ट्रिप करा देंगे, तू टॉप कर दे हम तुझे ये दिला देंगे जी। तो एक वो रख देते हैं कि तू टॉप कर तुझे बदले में ये मिलेगा, तू टॉप कर फिर तुझे बदले में ये मिलेगा। क्या ये कंडीशंस रखना बच्चों के आगे ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं ठीक, क्योंकि वो अपना बच्चे का अपनी तो कोई चॉइस ही नहीं रही ना। उसे पता है मुझे ये करना है तो ठीक है मैं इतना करता हूँ, लेकिन उसके बाद क्या? अभी उसने टॉप कर लिया, लेकिन क्या उसका इंटरेस्ट है उसमें? उसने सिर्फ आईफोन के लिए ज़रूर कर लिया, लेकिन आगे वो इस चीज़ में नहीं जाएगा। जब करियर की बात आएगी तो वो उसको पता है कि मुझे अब आईफोन नहीं चाहिए, तो वो उस चीज़ में आगे ही नहीं निकलेगा। इंस्टेड ऑफ कि उसको मैं तुझे ये दूंगा, तो उसको हमें ये बोलना चाहिए बेटा आप कोशिश करो, आपका जितना इंटरेस्ट है, उसको जितना आता है उसका बेसिक तो क्लियर हो जाए पहले। बेसिक ही क्लियर नहीं है तो वो आईफोन लेकर भी क्या करेगा? ट्रू। तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें तो बिल्कुल ही गलत है। अच्छा, बच्चे की अपनी स्टार्टिंग की स्कूलिंग में ही मान लीजिए कोई बच्चा फेल हो जाता है, ऑल्दो आजकल बच्चे फेल नहीं होते, स्कूल वाले पास कर देते हैं, पहले फेल हुआ करते थे, पहले तो फर्स्ट क्लास में भी फेल हो जाते थे, कह रही ये तो फेल हो गया, ठीक है, फिर भी फेल हो जाता है मान लीजिए किसी रीजन में और किसी वजह से, तो उसके साथ बिल्कुल ऐसे बिहेव किया जाता है कि वो क्लास में नहीं लाइफ में फेल हो गया। एग्जैक्टली। और आपने देखा होगा कि बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं उस वजह से। तो उस टाइम पे माँ बाप कैसे हैंडल करें अपने बच्चे को? मुझे लगता है आप बच्चे के दिमाग से फेल वर्ड ही हटा दो ना। बच्चे को पता ही क्यों कैसे चला कि वो फेल हो गया, क्योंकि हमने उसके दिमाग में डाला ना। हाँ जी, हाँ। आप अगर उसको बोलो कोई बात नहीं बेटा इस बार नहीं हुआ, हम अगली बार फिर से कोशिश करेंगे, बिल्कुल, चलो दोबारा से शुरू करते हैं जी, तो बच्चा क्यों डिप्रेशन में जाएगा? हाँ। अगर सबसे बड़े सपोर्टर तो माँ बाप ही है ना। माँ बाप ही अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो क्या पॉइंट है? कोई फायदा नहीं है ना। बिल्कुल। कोई बच्चा फेल या पास नहीं होता है, हम उसे फेल या पास करते हैं, और वो हम हो रहे हैं। बच्चा फेल नहीं हुआ, हम फेल हुए अगर हम बच्चे को ये डाल रहे हैं तो। हाँ, मतलब हमारी परवरिश में हम फेल हो गए। इसका पार्ट ऑफ एजुकेशन नहीं, लोग स्पोर्ट्स में भी कंपटीशन, किसी में भी कंपटीशन की जरूरत ही क्या है? हर कोई क्रिकेट में आगे नहीं जा सकता, हर कोई पढ़ाई में आगे नहीं जा सकता। अगर सबके सब क्रिकेट में चले गए तो डॉक्टर कौन बनेगा? और सबके सब डॉक्टर बन गए तो फिर क्रिकेटर कौन बनेगा? तो मुझे लगता है हर बच्चा अपनी चॉइस से सीखे, आप बस उसे सपोर्ट कीजिए, उसे हेल्प कीजिए, और फिर डिसाइड कीजिए कि बच्चे को क्या करना है, इंस्टेड ऑफ कि बेटा तू फेल हो गया अब तू ये नहीं करेगा। कोई फायदा नहीं है। इस तरह से तो हम एंग्जाइटी और डिप्रेशन के केस बढ़ा रहे हैं, बच्चे को आगे थोड़ी बढ़ा रहे हैं। आपने देखो आज के टाइम में छोटे बच्चे भी सुसाइड कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम बच्चे को वो टाइम ही नहीं दे पाए ना। वो एक्चुअली में तो पेरेंट की गलती है ना। ट्रू। क्योंकि अगर मैं आज अपने बच्चे को सपोर्ट नहीं करूंगी तो क्या हुआ? फेल हो गया, नंबर ही तो है। आप बताइए ना, आज की डेट में हम जब बाहर काम करने निकलते हैं, जो आपने एल्गोरिदम पढ़े, अलजेब्रा पढ़े, वो कितने काम आए आपके? कहीं काम नहीं आया ना। बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है, मेरे ख्याल से वो मोर देन इनफ है। इंस्टेड ऑफ कि बच्चा नहीं तुझे तो फर्स्ट ही आना है, अरे बच्चा पास हो गया उसको, लेकिन उसे आता है, वो काफी है। अच्छा, आजकल क्या एक प्रॉब्लम चल रही है, जैसे छोटे बच्चे होते हैं ऑब्वियस 5-6 साल के, 7 साल के जी, सुबह जल्दी नहीं उठना चाहते, उनको ये और सोना है। माँ बाप क्या कर, सुबह ही उनको डांटना शुरू कर देते हैं, कुछ तो पीटना शुरू कर देते हैं कि तेरे पर सुबह नहीं उठा जाता, हम क्या तुझे रोज उठाएंगे क्या, हम रोज तेरे अलार्म देंगे, कल को हम मर गए तो तुझे कौन देखेगा, ये है उसको 100 बातें सुबह उठते उठते सुना देते हैं। तो पेरेंट्स, अब मैं ये नहीं कह रहा कि गलत है या सही, ऑब्वियस है, मुझे पता आप ये कहोगे ये भी गलत ही है, क्योंकि आप हर बार गलत ही बता रहे हो हर चीज को। आप पेरेंट्स की तरफ से बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो कि हाँ ये तो सही है। तो पेरेंट्स ऐसा क्या करें कि बच्चे अपने आप ही उठ जाएं, वो मोटिवेटेड रहें? आप उनका टाइम टेबल सेट कीजिए। ओके। आप उन्हें हर चीज़ का उनको पता है। अभी बच्चा सुबह स्कूल जाने का टाइम है, स्कूल से आकर उसको खाना खाना है, उसके बाद उसे खेलना है, उसके बाद उसे पढ़ना है, तो उस बच्चे को खुद आदत पड़ जाएगी ना। आप उस चीज़ के रूटीन में आइए, बच्चा अपने आप उस रूटीन में आ जाएगा। ओके। और रही बात पेरेंट्स की तरफ से बात करने के लिए, मैं खुद एक पेरेंट हूँ, तो मैं उन चीज़ों का एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, इसीलिए मैं वो बातें कर रही हूँ। हो सकता है कुछ गलतियाँ मैंने भी की हूँ, पर वो गलतियाँ करके मैं सीखी, इसीलिए मैं आगे लोगों को सजेस्ट करती हूँ कि अब आप वो गलतियाँ मत करो। तो मैंने अपने बेटे का रूटीन 6 महीने से सेट किया था,
उसे आज भी वो आदत है, वो आज भी 9 बजे सो जाता है, वो रात भर नहीं उठता। मेरी बेटी स्कूल जाती है, वो उसका भी टाइम टेबल फिक्स है, उसको 9 बजे सो जाना है, वो सुबह 6 बजे उठ जाती है। मुझे कभी उसे उठाना नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी वो उस चीज़ में ढल गई है। ट्रू। बच्चे को कैसे पता चलेगा वरना। तो हम बात करते हैं 6 to 9 वाले बच्चों की जी, जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा सेंसिटिव बच्चे होते हैं जी, क्योंकि उनके हार्मोन्स भी चेंज हो रहे होते जी। हैं, उनकी वो बायोलॉजिकल लाइफ टीनेज भी में आ रहे होते चेंज हो रहे होते हैं और उनकी अपनी एक अलग दुनिया होती है। जी, वो हमें 9 कह लो या 6 to 10 या 12 कह लो, वो ये एज्यूम कर रहे होते हैं कि मम्मी पापा को कुछ नहीं पता, हमें सबसे ज्यादा सब कुछ पता है, क्योंकि जो हमने सीखा है वो मम्मी पापा को तो पता ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल बच्चों को ये पता है कि एवोकाडो टोस्ट बनता है जी, मम्मी पापा को तो वही पनीर टोस्ट पता है, जी, हमें तो एवोकाडो टोस्ट भी पता चल गया। सोशल मीडिया का जमाना है, बच्चे आजकल रील से सीख रहे हैं। जी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन है कि जैसे आज के टाइम में बच्चे, आपने देखा होगा जैसे 6-7 साल के होते हैं पॉर्न वीडियोस देखना स्टार्ट कर देते हैं, तो पेरेंट्स कैसे अपने बच्चे को प्रोटेक्ट करें उससे? जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, आप सबसे पहले तो आप उसका स्क्रीन टाइम मॉनिटर कीजिए। पेरेंट्स सोचते हैं कि अब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, हमें मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यूट्यूब पे भी ऐसे पेरेंटल हमारे पास होते हैं कि हम देख सकते हैं, हम मॉनिटर कर सकते हैं बच्चे के चैनल। आप उसके ऊपर, आप उसको उतना टाइम दीजिए ना, आप उसको वो चीज़ का एक्सेस ही मत दीजिए कि वो देखे, आप उसको उतना टाइम ही मत दीजिए ना कि वो उस चीज़ में निकले। बच्चा स्कूल जा रहा है, स्कूल से आ रहा है, उसको फिजिकल एक्टिविटीज़ में इतना इन्वॉल्व कीजिए, उसे अपने साथ इतना इन्वॉल्व कीजिए। जब बच्चे को टाइम ही नहीं मिलेगा तो वो ये सब नहीं देखेगा। लेकिन आपने बच्चे को फ्री छोड़ दिया, अरे बच्चा ठीक है कुछ भी कर रहा है करता रहेगा, कुछ भी देख रहा है देख लेगा, मेरे को अपने बच्चे का ध्यान नहीं है, तो फिर वो कुछ भी देखेगा तो वो गलत ही सीखेगा ना। ट्रू है। तो आजकल होता क्या है, आपने देखा होगा फैमिलीज में जी, कि अब मान लीजिए बच्चा है 10 साल का, तो उसका कनेक्शन किसी ऐसे बड़े चाचू या एल्डर ब्रदर के साथ रहता है जो 18 साल 20 साल का है, जिससे वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड रहता है, अपनी बातें बताता है उनको कि ऐसा करते हैं तो वैसा हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस है, और वो अपने मम्मी पापा से बिल्कुल अपनी कोई भी बात शेयर नहीं करता। जी। तो मदर फादर ऐसा क्या करें कि वो भी उनसे भी शेयर करे वो बातें जो वो अपने उस बड़े चाचू से या एल्डर ब्रदर से डिस्कस कर। तो सबसे पहले आप ये देखिए ना कि बच्चा उसके साथ क्यों क्लोज हुआ, क्योंकि उसने उसे टाइम दिया, उसने उसकी एज ग्रुप का बनकर उससे बात करी, उसको जज नहीं किया। मैं अगर आज अपनी बेटी को जज नहीं करूंगी, वो जो मुझे बता रही है मैं उसको समझूंगी और उससे उसी बात में डिस्कशन करूंगी, तो वो मुझसे शेयर करेगी। लेकिन जब मेरे पास टाइम नहीं होगा या मैं वो जो भी बता रही है मैं उसको सीधा बोल दूंगी नहीं बेटा ये गलत है, अब नहीं करना, एक टाइम के बाद वो मुझसे कटने लगेगी और वो मुझे बताना छोड़ देगी। तो जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था, आप सबसे पहले अपने बच्चे के दोस्त बनिए। अगर आप बच्चे के पहले दोस्त हैं तो उसको किसी और दोस्त की जरूरत नहीं पड़ेगी शेयर करने के लिए। आजकल क्या होता है कि जहाँ बच्चे इस एज में आते हैं तो मदर फादर उनका रूम ही अलग कर देते हैं, उनका बेड अलग कर देते हैं कि अब आप यहाँ सोइए, हम यहाँ सो रहे हैं। तो इज दैट राइट? हाँ, एक हद तक ठीक है, बच्चों को प्राइवेसी देना कोई गलत नहीं है, टिल द टाइम आपको पता है कि आप भी बच्चे को पूरा टाइम दे रहे हैं। आपको पता है कि आप बच्चे को इतना टाइम देते हैं कि जब बच्चा अपने रूम में सोने जा रहा है तो वो कुछ गलत नहीं करेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे को इंडिपेंडेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर वो बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट नहीं होगा तो वो आगे जाने वाले बाहर जब निकलेगा तो वो हर चीज गलत ही सीखेगा, क्योंकि वो इंडिपेंडेंट ही नहीं है ना। फिर तो उसको जो बोलेगा वो उसकी बातों में बात चल देगा, क्योंकि उसको पता है कि मुझे खुद से कुछ नहीं आता। अच्छा, आपने देखा होगा बहुत सारे ना न्यूक्लियर फैमिली में लोग रहते हैं, अपने मदर फादर से अलग हो जाते हैं, या मदर फादर होम टाउन में रह रहे हैं और वो यहाँ एनसीआर में आके रह रहे हैं या मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, तो अब उनकी एक अपनी खुद की मॉडर्न लाइफ है जी, तो वो बहुत कम ज्यादा अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बच्चे कनेक्ट नहीं कर पाते। तो उस वे में बच्चे की परवरिश में क्या अंतर होता है बिना ग्रैंड पेरेंट्स के और विद ग्रैंड पेरेंट्स के? देखिए, जब बच्चा ज्यादा लोगों के साथ पलता है तो वो अलग अलग चीजें जल्दी सीखता है, लेकिन न्यूक्लियर पेरेंट्स एक लिमिटेड ही सिखा सकते हैं, बहुत ज्यादा तो नहीं सिखा पाएंगे, क्योंकि कितना ही दिन में 24 घंटे हैं तो वो कितना ही टाइम दे पाएंगे। सही बात है। लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स जो पूरा कहते हैं ना ओल्ड स्टोरीज, पूरा पूजा पाठ से रिलेटेड, वो ग्रैंड पेरेंट्स ही सिखा सकते हैं, क्योंकि आजकल के पेरेंट्स के पास तो इतना बिल्कुल टाइम नहीं है। अगर उनके पास टाइम भी है तो मदर्स होंगी जो अपनी किटीज में ज्यादा जाना पसंद करेंगी इंस्टेड ऑफ कि वो बच्चे को कुछ पूजा पाठ का बता दें। तो ग्रैंड पेरेंट्स का होना के साथ होने के अपने ही फायदे हैं और न्यूक्लियर फैमिली के अपने ही फायदे हैं। दोनों अलग अलग जगह हैं, दोनों अलग जगह ठीक है, दोनों अपनी जगह ठीक है। ओके। अगर कोई ग्रैंड पेरेंट्स के साथ नहीं रह सकता तो उसमें कोई नुकसान नहीं है,
ऑब्वियसली कुछ चीज़ें बच्चा सीखेगा लेकिन वो देर से सीखेगा। हाँ, लेकिन सीख जाएगा। बट फिर वही बात है, अगर ग्रैंड पेरेंट्स नहीं है तो थोड़ा सा मदर पे और फादर का काम ज़्यादा हो जाता है। फिर उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा अपने बच्चे। अच्छा, आपने देखा होगा आज के टाइम में इस छोटी एज में बच्चे अपना गैंग बैंग बनाने लगते हैं कि ये तो हमारा गैंग है, सो कॉल्ड। तो वो जो गैंग बैंग वो बिल्ड करने लगते हैं और उस गैंग बैंग की दुनिया हो जाती है और उनकी अपनी कुछ पार्टीज चल रही हैं, कुछ प्लानिंग चल रही है कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। पेरेंट्स को कुछ पता ही नहीं है जी। और पेरेंट्स भी वर लाइक कि हाँ ठीक है, अपने फ्रेंड सर्कल में तो कर रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। तो ये गैंग बैंग बनाना ठीक है? गैंग बैंग बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है बच्चा अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर सकता है एज फार एज वो कुछ गलत नहीं कर रहा है। तो बच्चे का गैंग बैंग बनाना कुछ गलत नहीं है, बट मुझे लगता है पेरेंट्स को पता होना ज़्यादा ज़रूरी है कि वो क्या कर रहे हैं। ओके। अगर बच्चे सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, पढ़ाई भी साथ में कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं, तो कोई गलती नहीं है उसमें। बच्चा एंजॉय कर सकता है, वो सिर्फ पेरेंट्स के साथ ही नहीं रह सकता। एक एज के बाद बच्चों को अपने दोस्त भी चाहिए। अच्छा, पहले के टाइम पर स्कूल ट्रिप्स ऑर्गेनाइज होती थी तो अराउंड 25% बच्चे ही जाते थे। 75% पेरेंट्स बोलते थे अरे क्या करेगा वहाँ जाके, वहाँ क्या फायदा जाके, दिवाली तो देख कर आएगा जी, घर पे कर छुट्टी कर ले, सफाई करवाते हैं तेरे से। तो इज दैट गुड कि बच्चा अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर जाए, या बिल्कुल वो पेरेंट्स गलती करते थे? बिल्कुल, पहले के टाइम पे ये तो गलती होती थी, क्योंकि जब बच्चा जितना ज्यादा बाहर निकलेगा, हम हर जगह बच्चे को नहीं ले जा सकते। हाँ जी। बच्चा जब बाहर निकल रहा है, वो भी लोग देख रहा है, समझ रहा है, चीजें देख रहा है, जगहें देख रहा है, तो वो नई नई चीजें सीख रहा है ना। तो मुझे लगता है अब ये चेंजेस बहुत अच्छे हो गए हैं। पेरेंट्स भी बहुत अवेयर हो गए हैं, वो इनिशिएट लेते हैं, बच्चों को भेजते हैं, जिससे बच्चा जल्दी चीजें सीखता है। अच्छा, दूसरे जब इस एज में बच्चे आ जाते हैं तो पेरेंट्स के ना एक वो अरमान जग जाते हैं कि बच्चा हमारे लिए पानी देगा, चाय बना देगा, कॉफी बना देगा, मैगी बना देगा और हमारा सर दबा देगा, पैर दबा देगा। उसको छोटे छोटे काम बताने लगते हैं कि बेटा जरा ये करती हो, बेटा जरा वो करती हो, बेटा जरा ये करती हो। बच्चा इरिटेट हो रहा है, अरे यार हर समय मुझे ही काम बता रहे हैं जी। तो इज दैट गुड और बैड? एक लिमिट तक अगर बच्चे से आप काम करा रहे हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है। बच्चा इंडिपेंडेंट हो रहा है। कल को उसे अगर अपने लिए अकेला, कल को बच्चा हॉस्टल ही जा रहा है, बोर्डिंग में जा रहा है और उसको खुद कुछ करना पड़ा है, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप बच्चे, कोई भी चीज़ आउट ऑफ द लिमिट बुरी ही होती है। आप जरूरत से ज्यादा कराओगे तो बच्चा परेशान हो जाएगा, बट मुझे लगता है थोड़े बहुत काम करवाने में कोई बुराई नहीं। कोई बुराई नहीं। अच्छा, बच्चे के सामने अब, क्योंकि इस एज में बच्चा ना बहुत जल्दी चीजें सीख रहा होता है जी, तो बच्चे के सामने अब्यूज करना जी, किसी और को, समथिंग दैट यू आर इन अ वर्क जहाँ पर आपको गालियां देनी पड़ती हैं, आप कॉन्ट्रैक्टर हैं या बिल्डर हैं जहाँ आपको लेबर से डील करना पड़ रहा है, ठीक, और आपको लगता है कि वो लेबर ऐसे ही समझती है बातों को, तो बच्चे के सामने अब्यूज करना ठीक है? बिल्कुल ठीक नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप हर बात बच्चे के सामने ही करें। अगर आपका इतना इम्पोर्टेंट, आपका काम ही ऐसा है जिसमें आपको करना ही है, आप कहीं और जाकर भी बात कर सकते हैं। ओके। ज़रूरी नहीं है कि आप, क्योंकि आप बच्चे को सिखा रहे हैं ना, अगर आपके लिए वो सही है तो फिर वो बच्चे के लिए भी सही है। और अब बच्चे के सामने ये चीज़ दिखाना कि अभी तो बहुत फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है, अगले महीने बात करेंगे इस बारे में, नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। बिल्कुल ठीक नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं है। मैंने जैसा स्टार्टिंग में ही बताया कि बच्चे का दिमाग एक ब्लैक बोर्ड है, आप उसे जो सिखा रहे हो वही वो सीख रहा है। ये चीज बच्चा इतनी कम एज में ये चीजें हैंडल नहीं कर पाएगा। ओके। क्योंकि उसके पास अभी सीखने के लिए और भी बहुत कुछ है ना। उसे ये क्यों बताना कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या नहीं है, या आज बहुत पैसा है चलो आज पार्टी करते हैं। मुझे लगता है बच्चे की अपनी छोटी सी दुनिया होती है और बच्चा उसी में खुश रहे और वही सब चीजें सीखे तो ज्यादा अच्छा है। हस्बैंड वाइफ के आपको पता ही है झगड़े हमेशा ही होते हैं, और मुझे नहीं लगता कोई ऐसा हस्बैंड वाइफ होंगे जिनके झगड़े ना होते हो। नहीं, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे बहुत से पेरेंट्स हैं जिनके झगड़े नहीं होते, बल्कि अब हस्बैंड वाइफ में झगड़े कम होते हैं मुझे लगता है। हाँ, मतलब होते हैं, मैं ये कह रहा हूँ, ऐसा मुझे शायद कोई कपल मिलेगा जो कहे हमारे कभी नहीं हुए जी। लेकिन जब झगड़े हो रहे हो और बच्चे भी वहीं पर हैं, तो आप किस तरीके से सिचुएशन को हैंडल करो कि उस टाइम पे बच्चे के दिमाग पे कोई इम्पैक्ट ना पड़े? सबसे पहले तो मैं कहूँगी बच्चे के सामने आप झगड़ा ही मत करो। इंस्टेड ऑफ वो झगड़ा आप दोनों डिस्कशन कर सकते हैं, ताकि बच्चे को लगे कि दोनों आपस में बात करें। और बाय एनी चांस आप दोनों का झगड़ा हो भी गया और आपने बाद में रियलाइज़ किया कि बच्चा आपके सामने ही है, तो मुझे लगता है किसी एक को झुककर सॉरी बोल देनी चाहिए, क्योंकि आपका बच्चा भी वही सीख रहा है।
कि ठीक है मुझसे गलती हो गई, हम इस बारे में बाद में बात कर लेंगे, या फिर हम आगे ऐसा नहीं करेंगे, ताकि आपके बच्चे ने वो झगड़ा तो देखा लेकिन उसके बाद उसने देखा कि उसको सॉर्ट कैसे करना है। तो अगर पहली बात तो झगड़ा करना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर झगड़ा हो गया तो मुझे लगता है कि सॉरी बोलने में कोई बुराई नहीं है बच्चे के सामने। आप बच्चे के सामने झगड़ा कर सकते हैं तो बच्चे के आगे सॉरी भी बोल सकते हैं। बिल्कुल ट्रू है। फॉर एग्जाम्पल हस्बैंड वाइफ है, उन्होंने डिसीजन ले लिया कि भाई हमें तो डाइवोर्स लेना है, हम अलग हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, समहाउ नहीं उनके कनेक्शंस बन पा रहे हैं जी। अब बच्चा है उनके पास जो 7-8 साल 9 साल 10 साल का है, जिसकी पेरेंटिंग की जिम्मेदारी है, तो वो उस टाइम पे अपने बच्चे के साथ किस तरीके से टाइम स्पेंड करें कि बच्चे की पेरेंटिंग पर कोई इफेक्ट ना पड़े और वो दोनों भी अपनी लाइफ में खुश रहें। तो मुझे लगता है आप जैसा टाइम बच्चे को देते आ रहे हैं, आप बच्चे को वही टाइम दीजिए, क्योंकि हमेशा ऐसा ही हुआ होगा कि फादर अलग टाइम पे टाइम दे रहा होगा, मदर अलग टाइम पे टाइम दे रही होगी। तो मुझे लगता है उसको आपको कंटिन्यू रखना चाहिए जब तक बच्चा खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा हो जाता। बच्चे को बताने की ज़रूरत ही नहीं है, सो दैट बच्चे के दिमाग पर कोई असर ना पड़े। आप अपना अपना टाइम देते जाइए और अपनी लाइफ में खुश रहिए। तो रिया मैम, आपने इतने अच्छे से समझाया है बच्चों को, तो यही सब बात करते हुए मुझे ना छोटे बच्चों को लेके कुछ क्वेश्चंस और दिमाग में आ रहे हैं जी। क्योंकि जो मेन प्रॉब्लम आती है ना वो छोटे बच्चों के साथ आती है, बड़े बच्चों के साथ इतनी प्रॉब्लम आती ही नहीं है, क्योंकि बड़े बच्चे तो अपने आप सब चीजें करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे बहुत छोटा बच्चा है और अभी बोलना सीख रहा है, तो लोग उसको सिखाते हैं कि दादा बोलो, पापा बोलो, फिर उनको प्रॉब्लम आती है कि अरे यार ये तो ये बोल ही नहीं रहा। तो उनको स्पीच कैसे सिखाएं सो दैट वो, आपने सुना होगा आजकल ऑटिज्म की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ पर बच्चे को कैसे ट्रेन करें? अगर बच्चे की स्पीच की मैं बात करूँ तो कुछ बच्चे थोड़ा जल्दी बोलना शुरू कर देते हैं, कुछ थोड़ा सा लेट शुरू करते हैं। पर उसमें आप बच्चे को कैसे हेल्प कर सकते हैं, जब आपका बच्चा बाबू कुछ बोलना स्टार्ट करता है तो आपको वो जज करना है, और जब आपको बच्चे से इंटरेक्ट करना है। शुरू में हम क्या करते हैं, बच्चा भी छोटा भी बात नहीं कर सकता तो हम ज़्यादा उससे बात नहीं करते, लेकिन आप बचपन से ही बच्चे से बातें करेंगे, इंटरेक्ट करेंगे, उससे आई कॉन्टैक्ट करेंगे तो बच्चा जल्दी बोलना सीखता है। अगर मान लीजिए 6 महीने का बच्चा है, आप उससे बातें कर रहे हैं, वो आपकी लिपसिंग देखता है, तो आप उसके सामने वो इजी वर्ड्स लिप्स को खोलकर बंद कर कर बोलिए। तब बच्चा उस चीज़ को कोशिश करता है ग्रैब करने की। कभी आपके सामने बच्चे ने बोल दिया बाबा, तो आप उसी वर्ड से रिलेटेड उस बच्चे के से बात कीजिए, उसी को रिपीट कीजिए। जब आप बार बार वो वर्ड रिपीट करेंगे तो बच्चा ज़्यादा जल्दी बोलना शुरू करता है। दूसरी एक बहुत ज़्यादा मदर्स की प्रॉब्लम रहती है कि उनके बच्चे की पॉटी का शेड्यूल सेट नहीं है जी। वो लोग कहते हैं जैसे ही मैं कहीं बाहर निकलती हूँ इसको पॉटी आ जाती है, तो वो उस सुसु पॉटी को कैसे हैंडल करें और कैसे उसको शेड्यूल करें कि बच्चा उनके हिसाब से नेचर कॉल पर जाए, कि जब वो कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं या कुछ ऐसा कर रहे हैं तो वो उसको अच्छे से हैंडल कर पाएं। देखिए, नेचर कॉल एक ऐसी चीज़ है कि वो हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, बट आपकी मील डिसाइड कर सकती है। अच्छा। कि आप उसे क्या दे रहे हैं, कैसा खिला रहे हैं। ऑब्वियसली अब आपने कहा नहीं मुझे तो मेरा बच्चा बहुत कमज़ोर ना लगे, उसको खिलाते रहेंगे, ओवरफीड करेंगे तो वो तुरंत पॉटी करेगा ही करेगा। लेकिन एक टाइम के बाद आपको पता लग जाता है कि मेरे बच्चे का ये, वो आपको देखना है, आप जज कीजिए। बच्चा मॉर्निंग में इतने बजे पॉटी कर रहा है, बच्चा इवनिंग में इतने बजे पॉटी कर रहा है, तो उसका वही स्केड्यूल रहेगा। ऐसा नहीं है कि वो आज 4 बजे कर रहा है, कल 5 बजे करेगा, परसों 6 बजे करेगा। बच्चे का टाइम स्केड्यूल सेट है, हमें समझने में कभी कभी देर लग जाती है। अगर आपने उसका टाइम स्केड्यूल समझ लिया तो आपको कभी दिक्कत ही नहीं होगी। दूसरा, बहुत सारे पेरेंट्स को प्रॉब्लम रहती है कि उनके बच्चे को ना रात में भूख लगती है, रात में वो दूध पिलाते हैं और उनको रात में उनको अपनी नींद खराब करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है जी। तो वो किस तरीके से हैंडल करे उस टाइम पर, बच्चे का मदर एंड फादर दोनों किस तरीके से कोलैबोरेट करें कि वो जिम्मेदारी को हैंडल करें ताकि बच्चे की फीडिंग प्रॉपर हो पाए जी। तो बच्चे को आप अपने पास एक अलार्म सेट कीजिए कि मुझे हर 2 घंटे में अपने बच्चे को फीड कराना ही कराना है। आप मत वेट कीजिए कि बच्चा रोएगा तभी हमें दूध देना है। पर आप देखिए ना, छोटा बच्चा है, अभी वो सिर्फ दूध पर ही डिपेंडेंट है, कितनी देर तक पेट भर के रखेगा। सही बात। एक बार का दूध 2 घंटे, आप 2 घंटे बाद अलार्म के साथ उसको खुद से दूध दे दीजिए, बच्चा आपको परेशान ही नहीं करेगा। ओके। आप हर 2 घंटे में दूध देते रहिए। अगर आपको लगता है आप फॉर्मूला दे रहे हैं तो आप अपने हस्बैंड को भी बोल सकते हैं। आप नहीं रात में उठ सकते, आप दिन में उसकी टेक केयर कर रहे हैं, तो हस्बैंड उठकर 2 घंटे बाद उसको फीड दे सकते हैं। और अगर आप ब्रेस्ट मिल्क पे हैं, आपका बेबी ब्रेस्ट मिल्क पर है, तो आप बच्चे को अलार्म के साथ 2 घंटे पे दे दीजिए। ट्रू।
बच्चे का पेट भरा रहेगा और बच्चा आपको परेशान नहीं करेगा। क्योंकि बच्चे के पास तो बताने का तरीका सिर्फ रोना ही है ना, बच्चा बोलकर नहीं बता सकता। हाँ जी, हाँ जी। आजकल के पेरेंट्स वेट करते हैं बच्चा रोएगा तब हम उसको दे देंगे, वरना उनको टाइम का ध्यान ही नहीं रहता। तो आप लोगों के आई होप सारे क्वेश्चंस हमने इसमें कवर किए, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के, और आपने देखा होगा कि रिया मैम ने किस तरीके से उनके आंसर करे हैं और बिल्कुल एकदम पॉइंट टू पॉइंट। मुझे नहीं लगता आपने इस पॉडकास्ट में आप कहीं पर भी बोर हुए होंगे या आपको ऐसा लगा होगा कि आपकी कोई भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपको नहीं मिला। हमने इस तरीके से भी कवर किया कि पहले क्या होता था और अब किस तरीके से हम टैकल करें सिचुएशन को। समय के साथ इंसान भी बदलता है, इंसान के बर्ताव भी बदलते हैं, जैसे टेक्नोलॉजी बदल रही है, स्मार्टफोन आ चुके हैं, नॉर्मल फोन से बंदे भी स्मार्ट हो चुके हैं, बच्चे भी स्मार्ट हो गए, अब सब कुछ स्मार्ट चल रहा है, टीवी भी स्मार्ट है। तो अभी मैं सोचो कि लोग स्मार्ट नहीं हो रहे, पीपल भी स्मार्ट हो रहे हैं। तो उसी के साथ हमें अपनी एजुकेशन को भी स्मार्ट करना है, हमें अपनी पेरेंटिंग को भी स्मार्ट करना है और हर चीज़ को इस तरीके से क्योर करना है कि बच्चा हमसे कनेक्ट करे रेदर देन ऑफ औरों को अपनी बात बता रहा है। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, और आपके कोई भी ऐसे क्वेश्चन है जो अभी भी बच रहे हैं कि आपको लगता है कि हाँ इस पॉइंट्स पर और डिस्कस करना चाहिए, या आपके बच्चों की ऐसी कोई प्रॉब्लम हो जो आपको नहीं समझ में आ रही हो कि कैसे हैंडल करना है, या फिर आप रिया मैम से कंसल्टिंग लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मैम का नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी मैम की पूरी डिटेल्स हैं। आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, हम कमेंट सेक्शन में आपके हर क्वेश्चन का आंसर करेंगे। एंड ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा अगर आप बेबी प्लान कर रहे हैं या आपके अभी छोटे बच्चे हैं या इस एज ग्रुप के बच्चे हैं 0 to 9 वाले, सो दैट कि आप अपने बच्चे को एक हेल्दी नेचर दे सकें, एक अच्छा इन्वायरमेंट दे सकें। बच्चे की ग्रोथ ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, आपके लिए, क्योंकि वो बच्चा हमारा भविष्य है, हमारे देश का भविष्य है, हमारी पूरी जनरेशन का भविष्य है। अगर हम अपने भविष्य के साथ ही खिलवाड़ करेंगे तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। ये वीडियो देखने का, ये रिकॉर्ड करने का, ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड करने का, सब बेकार है। तो रिया मैम हम अगला पॉडकास्ट प्लान करेंगे ऑन प्रेगनेंसी, ठीक है, कि प्रेगनेंसी के टाइम पर क्या क्या प्रिकॉशन लेने हैं, प्लानिंग कैसे करनी है एंड ऑल। तो प्लीज़ मैं आप सभी लोगों को भी ट्यून कर देता हूँ कि अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि नेक्स्ट पॉडकास्ट ऑन प्रेगनेंसी होने वाला है। और प्रेगनेंसी पर जितने डाउट्स होते हैं, जितनी प्रॉब्लम्स आती हैं, उनके सॉल्यूशन क्या क्या है, उनको हैंडल कैसे करना है, रिया मैम आपके सभी क्वेश्चन का आंसर देने वाली हैं। और अगर आपने अभी तक ये वीडियो देखी, आई एम वेरी थैंकफुल फ्रॉम माय डीप ऑफ हार्ट। आप अभी अपने क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में डाल दो, सो दैट मैं नोट डाउन कर लूँ और मैम से आपके सारे क्वेश्चन अगले पॉडकास्ट में कवर कर लूँ। और ये पॉडकास्ट देखने के लिए, वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। जय श्री राधे।